अंबाला में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शकील अहमद और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने हरियाणा व केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दोनों ने हरियाणा और केंद्र सरकार को टोटल फेलियर सरकार करार दिया। शकील अहमद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हरी झंडी दिखाने पर व्यंग करते हुए कहा कि मोदी ऐसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं जो कभी चलती ही नहीं है। सभी नेता पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए गुरु सेवक को श्रद्धांजलि देने आए थे। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में वही लोग रह रहे हैं जिन्हें पता है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देने वाली है। एक नई दुकान खुली है इसलिए सभी वहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आम पार्टी में वही लोग जा रहे हैं जिनको मालूम है कि कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। एक साहब अभी गए हैं परसों, 3 बार चुनाव हार चुके हैं, उनको मालूम है 4थी बार कांग्रेस उनको टिकट नहीं देने वाली है। तो एक नई दुकान खुली है, वहां चले जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से है, पूरी मजबूती से है और 2017 का चुनाव हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीतेंगे। शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जब चाहेंगी तब राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर ये बात स्वीकारी। सोनिया गांधी जिसे चाहेंगी तभी तक वे पद पर बने रह सकते हैं। इस बात की अभी कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई सोच हो रही है बदलने की या बदलने की। ये सारा अधिकार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है। वो राहुल गांधी जी का सजेशन लेती हैं तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी और सोनिया जी का विश्वास जब तक जिस पर प्राप्त है। मैं आज जनरल सेक्रेटरी हूं, आप पूछेंगे कि आप कब तक जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, तो मैं कहूंगा कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का विश्वास जब तक मुझ पर प्राप्त है मैं रहूंगा। जिस पद पर भी कोई बैठा हुआ है कांग्रेस में, अगर सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी जी का उनको विश्वास प्राप्त है तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं प्राप्त है तो नहीं कंटिन्यू करेंगे। आज जो कंटिन्यू कर रहे हैं इसका मतलब है उनको विश्वास प्राप्त। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि पाकिस्तानियों के सर काट कर लाएंगे, लेकिन वहाँ पर वे केक काटने चले गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। देखिए, ये ऐसी ट्रेन का कोई झंडी दिखाते हैं जो ट्रेन कभी चलती नहीं है। मोदी जी की यही कलाकारी है कि जो बगैर आग के धुआं निकाल देता है। यही मोदी जी की सरकार की यही कलाकारी है। अभी बात कर रहे हैं, करते थे ये कि पाकिस्तानियों के सर काट कर ले आओ और केक काटने चले गए पाकिस्तान। जो सर काटने का दावा करते थे वो केक काट रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनकी कथनी या इनकी करनी में कोई एक तरह से समानता नहीं है। हरियाणा के पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में जीतेगी क्योंकि जितनी भी जगह भाजपा ने अपने बोर्ड लगवाए थे वहां पर कांग्रेस जीत कर आई है। किरण चौधरी ने अनिल विज द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की जांच के बारे में सीएम को चिट्ठी लिखने को कहा। उनकी तो वकालत विज के साथ है क्योंकि वे मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। सीएम को तुरंत ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस जो पार्टी है हर जगह आप देख ही रहे हैं और कुछ मेरे ख्याल में टीवी चैनल्स दिखा भी रहे थे कि जहां जहां इन्होंने अपना प्रचार करा है, जहां जहां इनके बोर्ड्स लगे थे बीजेपी के, वहां पे इनके सारे जितने भी प्रत्याशी हैं पूरी तरह से पिछड़ के आ रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर लोगों को समझ आ गई है, जैसे शकील जी ने कहा कि ये जो है केवल कलाकारी के अंदर ये माहिर हैं, काम करने में धरातल के ऊपर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। देखिए, अब हमारा तो वकालत अनिल विज जी के साथ है कि 0 टॉलरेंस की बात कही गई है सरकार में, 0 टॉलरेंस है टुवर्ड्स भ्रष्टाचार, और आज इतने उनके वरिष्ठ मंत्री ये बात कह रहे हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर बहुत जबरदस्त संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला सुरक्षा के नाम पर सरकार लगातार कठोर कानून बना रही है, लेकिन महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कारों की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली के फरीदपुर गांव का है, जहां गांव के ही रहने वाले 2 युवकों ने अपनी चचेरी भतीजी के साथ ही शौच करने के लिए जाते समय मुंह में कपड़ा डालकर बलात्कार कर दिया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़की कक्षा 8 की छात्रा है। पीड़ित छात्रा की मां का कहना है कि उसके ऊपर लड़के वालों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि सुलह कर लो, लेकिन वह किसी भी कीमत पर बेटी को न्याय दिलाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाओं में उनके आसपास के रहने वाले लोगों के नाम ही सामने आते हैं, जो रिश्तों को बार बार कलंकित करने का काम करते हैं। खेतों पर से कहीं ना हम देखो ना कहीं नहीं, हम रास्ता देख जाते रहने हमारे बाएं पकड़ खींच लेने अंदर,
घींच के फिर हम अपने कमरा में ले गए ना, फिर वो अपने फिर हमारे को बात हो तो थोड़ा नहीं करवाएंगे, फिर ओकर बाद का कहना तो फिर हमारे साथ ही थोड़ा गलत काम किए लोग। कल थे साथ में दो। क्या नाम है उन लोगों को? नंदन सोरेन। क्या लगते हैं वो? चाचा। अब सवाल ये उठता है कि हमारा कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम साबित हो रहा है। निश्चय ही यह सभ्य समाज के लिए एक चुनौती है। भारत को त्योहारों का देश माना जाता है, जिसमें लोहड़ी का भी एक विशेष महत्व है। इसी सिलसिले में पंजाब में मोहाली के जीरकपुर में लोहड़ी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार को मनाने के लिए हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बच्चों ने नाच गाकर इस त्योहार का आनंद लिया। इस त्योहार पर एक पुरानी परंपरा के मुताबिक लोहड़ी की जलती आग में तिल डालकर बुराई के नाश की कामना की जाती है। इस मौके पर सविता जिंदल ने सबको लोहड़ी की बधाई दी और कहा कि इस मौके पर हम सब मिलकर मूंगफली और रेवड़ी प्रसाद के तौर पर बांटते हैं और सब मिलकर खुशी मनाते हैं। बहुत मजा आ रहा है लोहड़ी का, सब लोग बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी लोहड़ी बोलो। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी और उनका पालन जरूरी है। सरकार भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व लोगों को यातायात की अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए कार्य कर रही है। पुलिस विभाग इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु बुधवार को सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित तृतीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय एवं अंतर महाविद्यालय सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भर से आए प्रतिभागियों, शिक्षकों व अभिभावकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन के अधिकारी लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के राज्य स्तर पर आयोजन तथा इसमें बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों के बच्चों को शामिल कर उन्हें जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर आयोजन व बच्चों की भागीदारी का रिकॉर्ड उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे, जिनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, लेकिन यह जागरूकता का अभाव ही है कि इन प्रश्नों का उत्तर बहुत से लोगों व वाहन चालकों को भी नहीं होता। इसी जानकारी के अभाव में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए पुलिस विभाग इस तरह की प्रतियोगिता नियमित रूप से करवाएं तथा संभव हो तो ऐसी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन भी करवाई जा सकती हैं। अगर हम स्कूल स्तर पर बच्चों को यातायात के इन नियमों से अवगत करवाएंगे तो आजीवन यह जानकारी उनकी मदद करेगी। उन्होंने विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। मानना है कि जो हरियाणा पुलिस ने ये प्रयास किया है, ये बहुत सफल प्रयास है और इसको लगातार जारी रखा जाए। इसका संभव हो सकता है कि वेबसाइट के माध्यम से लगातार स्कूलों को इस कंपटीशन में जोड़ा जाए। ये साल का एक बार करने का विषय न रह करके लगातार निरंतर ये जागरूकता प्रकार से एक अभियान बन करके उभरे, ऐसा मैंने सुझाव दिया। एडीजीपी सीआईडी शत्रुजीत ने बताया कि वर्ष 2012-13 में फरीदाबाद शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थान एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अंतर विद्यालय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई गई थी। सड़क शिक्षा, सेफ ड्राइविंग के बारे में अपनी जानकारी बना के उनके नियमों का पालन करें, तो मुझे पूरी आशा है कि हम काफी इसमें जो मृतक दर है उसमें हम कमी ला पाएंगे। जिस प्रकार से देश में वाहनों की बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हमें और भी ज्यादा सजग होने की जरूरत है। हर वर्ग के लिए अध्ययन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 1 लाख से अधिक पुस्तिका विद्यार्थियों में वितरित की गई। वर्ष 2013-14 में अंतर विद्यालय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पूरे राज्य में आयोजित की गई। इसके बाद वर्ष 2014-15 में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई, जिसमें सभी जिलों के 13,552 निजी व सरकारी विद्यालयों के 34 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार इस बार वर्ष 2015-16 में 18,450 निजी व सरकारी विद्यालयों के लगभग 43,65,735 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें चौथे चरण के महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी भी शामिल किए। हरियाणा कैबिनेट अनिल विज ने आज कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस दुकान बंद होने के बाद से ही
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, गली गली में कहते हुए फिर रहे हैं, जबकि बीते दिन वापस नहीं आएंगे। किरण चौधरी के बयान का जवाब देते हुए कि किरण चौधरी बहुत बोलती हैं, इसलिए हुड्डा ने उसे चुप करवाने के लिए भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनवाने का ऐलान किया है। कहा कि कांग्रेस प्रजातंत्र पार्टी नहीं बल्कि एक एजेंसी है और सोनिया गांधी इस एजेंसी की चेयरपर्सन होंगी, जिसे चाहेंगी उसे एजेंसी देंगी। कांग्रेसियों की तो जब से सरकार गई है, जब से जो इन्होंने CLU में नौकरियों में लूट मचा रखी थी, वो इनकी दुकान बंद हुई है। ये तो गली गली में गाते फिर रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ताकि हम अपनी दुकान को दोबारा चालू कर सकें। लेकिन बीते हुए दिन कभी नहीं आएंगे, ये सदा यूं ही रोते बिलखते जाएंगे। केंद्र और हरियाणा सरकार को फेलियर सरकार बताया शकील अहमद ने। बात यह है, जिसका अपना घर उजड़ जाता है उसको तो सारी दुनिया उजड़ी हुई नजर आती है। भ्रष्टाचार हमारा कंसर्न है और जहां हमें नजर आता है हम संकल्पबद्ध हैं, वहां मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना हमारा फर्ज है। तुम्हारी तो भ्रष्टाचार के साथ दोस्ती थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उलेमा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कोकब मुस्तफा ने मद्रास शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बताते हुए समाजवादी सरकार को हिंदू मुस्लिम झगड़े कराकर वोट बैंक बनाने वाली पार्टी करार दिया। सूबे की सरकार द्वारा मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर बनाए गए विवादित कानून पर जब हमने अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे में रहने वाले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उलेमा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कोकब मुस्तफा से बात की, उन्होंने प्रक्रिया देते हुए कहा कि हुकूमत उत्तर प्रदेश इस तरह का कानून बनाकर मुसलमानों का हक मार रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के हित में काम करता है, लेकिन उन मुसलमानों के लिए काम नहीं करता जो मुसलमान कट्टरपंथी है, आतंकवादी है, दहशत फैलाते हैं, दंगा करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों को दंगा मुक्त, दहशत मुक्त, आतंकवाद मुक्त की तालीम देता है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री का ख्याल रख रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान दंगे कराए जाएंगे तो समाजवादी को फायदा पहुंचेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के हित में काम करता है, लेकिन उन मुसलमानों के लिए काम नहीं करता है कि जो मुसलमान कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, दहशत फैलाते हैं, दंगा करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों को दंगा मुक्त, दहशत मुक्त, आतंकवाद मुक्त की तालीम देता है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री का ख्याल यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान दंगे कराए जाएंगे तो समाजवादी को फायदा पहुंचेगा, मुसलमानों को दबाया जाएगा, तो मुसलमान दबा कुचला होने के बाद समाजवादी के पास आए और समाजवादी को वोट दे। ये मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बैंक वोट के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों को दबाया जाएगा तो मुसलमान दबा कुचला होने के बाद समाजवादी के पास आएंगे और समाजवादी को वोट दे। ये मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। ये कानून शरीयत के खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के वन पोषक का काम कर रहे एक शख्स ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर खर्च हुए का ब्यौरा सूचना के अधिकार के माध्यम से मांगा है। यह ब्यौरा उन्होंने इसलिए मांगा कि अपने पंचायत में वन पोषक के रूप में कई महीनों से काम किया गया, लेकिन सरकार ने अब तक उसका भुगतान नहीं किया, जिससे पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है। उनका कहना है कि सरकार के पास उनके काम के बदले देने को पैसे नहीं है और प्रधानमंत्री के हर महीने हो रहे विदेशी दौरे के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के रहने वाले ये शख्स है मोहम्मद मुमताज, जो हाथों में एक पत्र लिए खड़े हैं। मोहम्मद मुमताज अपने पंचायत में मनरेगा की योजना में वन पोषक यानी मनरेगा की योजना के तहत लगाए गए पेड़ पौधों में पानी देने और उसकी देखरेख का काम किया जाता है। महीनों वन पोषक के रूप में काम करने के बाद आज तक सरकार ने इन्हें इनका मेहनताना नहीं दिया, जिससे ये काफी नाराज है। इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर होने वाले खर्च का ब्यौरा विदेश मंत्रालय नई दिल्ली से मांगा है। मुमताज का कहना है कि वन पोषण का काम करने वाले सैकड़ों वन पोषकों का परिवार भुखमरी से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री हर महीने विदेशी दौरे कर लाखों से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने देशों का दौरा किए हैं और उसमें सरकारी राशि क्या खर्च है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम जानकर
यह अंदाज लगावे कि आखिर मजदूरों को मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है, जिससे हमारे यहाँ के मजदूर पलायन कर दिल्ली और पंजाब चले जाते हैं। कि हम लोग जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी आज तक नहीं मिली है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, विदेश यात्रा पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है, वह रुपया हम ही लोगों का है जो वो खर्च करते हैं, और हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते रहते हैं। इसी समस्या के लिए हमने RTI मांगा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक निजी स्कूल के संचालक की बेटी लापता हो गई है। बेटी की तलाश में मां दर-दर भटक रही, लेकिन स्थानीय पुलिस की लचर व्यवस्था से अजीजा का पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। पीड़ित मां को स्कूल के टीचर पर शक है कि उसने ही बेटी का अपहरण किया है, लेकिन जब वह अपने इलाके के थाने गई तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दी। निराश मां बैरंग वापस आ गई। अब पुलिस के आला अफसरों से पीड़ित मां अपनी बेटी के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित अपनी बेटी वंदना की तलाश में पुलिस के अफसरों के यहाँ अपने पति के साथ दस्तक दे रही है। यह महिला एक निजी स्कूल की संचालक है। 2 दिन पूर्व महिला की बेटी जो BSc की छात्रा है, हुसैनगंज कस्बे से शहर बुक खरीदने गई थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं पहुंची। जो परिजनों के बीच हड़कंप मच गया। परिजनों की आशंका है कि उसके स्कूल के ही टीचर ने उसकी छात्रा बेटी का अपहरण किया है। मामला साफ हो गया है कि पीड़िता की वहां सुनने वाला कोई नहीं है और महिला थाने से बैरंग लौट आई। वहीं पीड़ित महिला अपनी दूसरी बेटी के साथ पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगी, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना पड़ा। ऐसे में क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मेरी बेटी 10 तारीख को घर से निकली मार्केट करने के लिए। उसको कुछ बुक्स लेने थे, कपड़े लेने थे, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मम्मी मैं चली जाऊँ। मुझसे पैसा लिया 2500 रुपये, मैंने उसको भेज दिया। इसके बाद मेरी बच्ची वापस नहीं आई। कब से गायब है बेटी आपकी? 10 तारीख से। पुलिस के पास आपने क्या आश्वासन दिया? मैं पुलिस थाने में बार बार जाती हूँ, मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है ये कह करके जो हम कहें उस रिपोर्ट दिखाइए, आपके हिसाब से रिपोर्ट नहीं लिखी जाए। देखिए ये चीज़ जो है अब इन्होंने जैसे भी आपने बताया, अगर इसमें कहीं भी थाना कर्मियों की लापरवाही परिलक्षित होती है और इनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया है जिससे कि इन लोगों को जो है इनकी सुनवाई नहीं हुई है, इस पर मैं जांच कराऊंगा, कड़ी कार्रवाई करूंगा और कहीं पे भी लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुड़की के नगला इमरती गांव में जमीनों का मुआवजा न मिलने से नाराज सैकड़ों किसान पिछले 6 महीनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी आज तक प्रदर्शनकारियों के बीच नहीं पहुंचा है, जिससे धरने पर बैठे लोग बेहद गुस्से में हैं। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के अधिकारी भी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें जमीनों का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों को मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली प्राइवेट कंपनी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उन्हें उचित मुआवजा न मिला तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। वहीं धरने पर बैठे हाजी मोहम्मद इरफान ने कहा कि अगर जल्द ही उनको उचित मुआवजा नहीं मिला तो वह रोड जाम कर आंदोलन करेंगे। अगर फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे, जिसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होंगे। 2015 से यहाँ बैठे हुए हैं। हमने ज्ञापन कई मरतबा एडीएम साहब को दे चुके हैं, डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं कि डीएम साहब को दिया, और हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। हम हर जगह थक के यहाँ परेशान होके सर्दी के मौसम में बैठे ठिठुर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। रुड़की एसडीएम मंगेश गेरडियाल का कहना है कि वह लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के पीढ़ी से संपर्क कर रहे हैं और जल्द ही किसानों को उचित मुआवजा मिल जाएगा। बाईपास पे तो हमारा काम उनका शुरू नहीं हुआ है अभी, लेकिन इसमें लगातार हम भी एनएच के संपर्क में हैं, जिलाधिकारी महोदय के संपर्क में हैं और किसानों से भी हमारी बात चल रही है। तो अगर सर्कल रेट के बराबर भी उनको रेट दिया जाता है, मेरे ख्याल से संतुष्ट रहेंगे इस चीज़ में। तो बात हम कर रहे हैं उच्च अधिकारी। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की तहसील बिलासपुर में नारकोटिक्स विभाग और एसटीएफ की टीम ने पुलिस की मदद से नेपाल से कार में तस्करी कर लाई जा रही 30 किलो चरस बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
नारकोटिक्स विभाग एवं एसटीएफ लखनऊ की टीम को सूचना मिली है कि ड्रग तस्कर नेपाल से कार में चरस तस्करी ला रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग के उप निरीक्षक एवं एसटीएफ के उप निरीक्षक ने कोतवाली पहुंचकर वरिष्ठ उप निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा को इसकी जानकारी दी। बाद में सीओ राधेश्याम के नेतृत्व में टीम ने रुद्रपुर मार्ग पर जाफराबाद मोड़ के पास मारुति जैन को रोका और तलाशी ली तो सीटों के नीचे छिपाकर रखी गई 30 किलो चरस बरामद की और पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। चरस की कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार मोहम्मद इलियास तस्करों का सरगना है। 12 तारीख को कोई सूचना मिली थी जिसमें एसटीएफ और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा थाना बिलासपुर की पुलिस इनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसमें कोई 4 व्हीलर जैन कार थी। जैन कार जो रुद्रपुर रामपुर हाईवे पर आ रही थी और उसको इसके रुद्रपुर विलास चौकी के आगे उसको चेक किया गया तो उसमें चरस तथा 3 व्यक्ति, जिसमें एक नेपाली था तथा 2 यहीं लोकल रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 30 किलो चरस बरामद हुई है। पंजाब सरकार प्रदेश वासियों को सेहत और सुविधा देने के भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन पंजाब के कई अस्पतालों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हीं में से एक है मोगा के बरनी कस्बे का अस्पताल, जिसे बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन ये अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। डॉक्टरों के न होने के कारण कमरों में ताले लटके हुए हैं। मरीज इलाज की आस में यहाँ आता तो है, लेकिन डॉक्टरों के न मिलने से उसे निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी का ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब राव के क्लान गांव के कुछ लोग एक लावारिस बुजुर्ग को बीमारी की हालात में अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट ने पहले तो डॉक्टर के ना होने की बात कहकर उन्हें लौटाना चाहा, लेकिन जब मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो उसने बुजुर्ग मरीज को फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। इस बारे में जब मोगा के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि डॉक्टरों की कमी है और जो भी उस वक्त अस्पताल में मौजूद था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मरीज सीरियस ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਾਲੇ पूरी जानकारी नहीं है, मैं इस बारे डंगाई से जाके पता करूंगा। सेहत विभाग फरीदकोट की तरफ से बेटियों के लिए लोहड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सेहत विभाग की तरफ से सिविल अस्पताल फरीदकोट में पिछले दिनों पैदा हुई 11 बच्चियों को गर्म वस्त्र और लोहड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी सिविल सर्जन ने अपने संबोधन में कहा, सेहत विभाग की तरफ से यह बेटियों की लोहड़ी समाज को यह संदेश देने के लिए मनाई जा रही है कि बेटा बेटी एक समान है और हमें इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस समारोह में पंजाबी सांस्कृतिक लोक कला मंच की तरफ से नाटक सो क्यों मंदा आखिए का आयोजन किया गया। फिल्मी कलाकार गुरमीत साजन और उनकी टीम की तरफ से गीत, संगीत और नाटक के द्वारा बेटी बचाओ और भ्रूण हत्या विरोधी संदेश दिया गया। समारोह में सेहत विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक कैलेंडर भी जारी किया गया है। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਡੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ
ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ मौके पर। बहराइच में एक कलयुगी बहन द्वारा प्रेम में बाधक बने सगे भाई को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना थाना मोतीपुर के मिहीपुरवा बाजार की है। पुलिस ने प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जिले में थाना मोतीपुर क्षेत्र के मिहीपुरवा निवासी रविकांत वर्मा उर्फ राजा का इलाके में नसरीन से 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। 2 संप्रदाय के होने के चलते दोनों चुपके रात के अंधेरे में मिलते थे। बीती रात रविकांत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। उसी दौरान युवती का भाई घर पहुंच गया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो घर के अंदर मौजूद प्रेमी युगल राजफाश होने के भय से घबरा गए, लेकिन प्रेमी को बेड के नीचे छुपाकर युवती ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने में देरी से भाई को शक हो गया। उसने बेड के नीचे बहन के प्रेमी को निकाला और दोनों को तेज आवाज में फटकारने लगा। यह बात प्रेमी युगल को नागवार गुजरी। उसने उसकी हत्या कर दी। जब परिजनों को ये पता चला तो घर में कोहराम मच गया। पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना मोतीपुर के अंतर्गत जो है मिहीपुरवा कस्बे की बात है। हत्या की घटना हुई है जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने भाई की ही हत्या कर दिया, जिसमें ये रविकांत वर्मा है जिसका नाम है, और लड़की नसरीन है जिसे 1.5-2 साल से इसका संबंध चल रहा था। बीती रात में जो है ये उसे मिलने गया है और जाकर के इन लोगों का प्लान था, ये भागना चाहते थे और भाग करके शादी करना चाहते थे। इसके भाई ने जो है नदीम ने इसको रोका है और बातचीत हुई है और इसी बात को प्रेम प्रसंग को लेकर के इन दोनों ने मिल करके अपने भाई की बलि चढ़ा दी और उसकी हत्या कर दिया। प्रेमी रविकांत को अपनी करने का पछतावा है। उसका कहना है कि वह लखनऊ में कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वह पढ़ लिख कर आर्मी अफसर बनना चाहता था, लेकिन प्रेम प्रसंग ने उसे क्रिमिनल बना दिया। उसका कहना है कि वह लखनऊ जा रहा था और उसी दौरान युवती ने फोन कर उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। वह उससे मिलने चला गया। बताने गए सर तो मैंने इनका दरवाजा नॉक किया, ये हमको घर में बुलाए और जब घर में बुलाए तो उसके बाद में इनका भाई भी आया। ये हम इनके तो इन्होंने छिपाने की कोशिश की हमको, जब इन्होंने छिपाने लेकिन उसको पता चल गया था सर, तो उसने बुलाया सामने। जब हम सामने आए फिर वो चिल्लाने लगा और सर वो नशे में था, तो इन्होंने सर उसको साथ में जो दोनों ने साथ मिलकर क्या किया बताओ? फिर सर उसको बेहोश करने गला दबाया, ये समझ के बेहोश हो गए। पुलिस अधीक्षक हत्यारे प्रेमी युगल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ट्राई सिटी में आजकल बड़े सितारों को बुलाकर उद्घाटन करवाने का फैशन चरम पर है। इसी सिलसिले में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आज पंचकुला होटल बेला विस्टा पहुंची, जहां पर उन्होंने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद सोनम कपूर ने पूरे शोरूम का बड़ी दिलचस्पी से अवलोकन किया। आपको बता दें कि ब्रांडेड कपड़ों का ये शोरूम बेला विस्टा के ग्राउंड फ्लोर पर ही खुला है। मीडिया से बात करते हुए सोनम ने अपनी 19 फरवरी को आने वाली फिल्म नीरजा के किरदार के बारे में बताया। नीरजा का किरदार विशेष तौर पर यंग लोगों के लिए काफी प्रेरणादायक है। इस किरदार में एक डरी हुई लड़की का रोल करने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से काम लिया। सोनम ने कहा कि कई बार अपने अंदर के डर की वजह से जिंदगी में कुछ बोलकर कर नहीं पाते और कहा कि मैंने नीरजा का किरदार निभाते हुए बहुत कुछ सीखा है। ब्रांड शोरूम के उद्घाटन के सवाल पर उन्होंने कहा, जब हर ब्रांड इंडिया में ही मौजूद है तो हमें खरीदारी करने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। फैशन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, जब हम सुबह उठते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो खुद ब खुद हमारा दिन अच्छा जाता है। आने वाली फिल्मों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगी। अभी मेरा पूरा ध्यान फरवरी में रिलीज होने वाली फिल्म नीरजा पर है और मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति इस फिल्म को देखने जाए। आई थिंक अगर आप शॉपिंग करें तो जैसे मैं अभी ब्रांड के ओनर से बात कर रही थी, स्टोर के ओनर से बात कर रही थी, और वो कहते हैं कि हम बाहर गांव जाके क्यों शॉप करें, हमें इंडिया में शॉपिंग करनी चाहिए। तो अगर आपको सब कुछ इंडिया में ही मिलता है तो आपको इंडिया में शॉपिंग करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये उनकी मेहनत रही है कि जो हम यहाँ बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे या चंडीगढ़ या दिल्ली, वो सब जगह ये स्टोर खोलने वाले हैं, तो हम वहाँ यहीं आके शॉपिंग करें। आप फैशन आइकन हैं, बॉलीवुड की इंडिया के लिए भी एक फैशन आइकन है और फॉर ऑल द यूथ।
फैशन कितना ज़रूरी है और खासतौर इस तरह के ब्रांड्स के साथ अगर लोग अपने आप को आई थिंक फैशन मुझे पता नहीं अगर ज़रूरी है कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं सुबह उठती हूँ और अपने आप को आईने में देखती हूँ, शीशे पे देखती हूँ और मुझे लगता है कि यार आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। और आई थिंक फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, इफ़ यू आर वेल पुट टुगेदर, आप नीट एंड क्लीन हो और आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप यू ऑटोमेटिकली हैव अ बेटर डे अहेड। आने वाले कुछ प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे जो जी, मेरी जो फिल्म है नीजा 19 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। ये ऐसी फिल्म है, आई थिंक ये लड़की जो है जिसका किरदार मैं निभा रही हूँ, आई थिंक शी इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल टू डू द राइट थिंग, टू बी अ बेटर पर्सन, टू शो करेज, टू फेस फियर। एंड अब तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन यही है कि ये कहानी जो है इट वॉज मेंट टू बी टोल्ड, द स्टोरी वॉज मेंट टू बी टोल्ड। मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये है कि आई वांट टू टेक दिस फिल्म टू एवरीबडी, आई वांट टू मेक श्योर एवरीबडी वॉचेस।